जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल टारगेट सिलेक्शन में। साथियों, आज की इस वीडियो में यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए ऐसे 75 स्वर्णिम क्वेश्चंस देखेंगे जिन क्वेश्चंस को देखने के बाद साथियों मेरा मानना है कि तैयारी आपकी बड़े ही टॉप लेवल की हो जाएगी। 75 क्वेश्चन कैसे, लगभग साथियों 37 सवाल हम लोग देखेंगे यहाँ पर हिंदी के और 38 सवाल हम लोग यहाँ पर देखेंगे सामान्य ज्ञान के। तो साथियों क्लास आपकी शुरू हो चुकी है। इसमें टारगेट आपका साथियों जो होना चाहिए, मैं कह सकता हूं कि अगर हिंदी के 37 सवाल हैं तो यहां पर आपका टारगेट 25 के आसपास का होना चाहिए। यानी कि हिंदी में 25 से कम प्रश्न आपको बिल्कुल भी साथियों सही नहीं करना है, बल्कि 25 से ज्यादा ही सही करना है, लगभग ये मानकर चलिए, ठीक है ना। तो साथियों 75 प्रश्न होंगे। परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये क्लास है। परीक्षा से पहले अगर आपने एंट्री की है तो इन सभी प्रश्नों को मैं कहूंगा कि घोल कर पी जाइए। यहां से कई सारे आपको डिक्टो क्वेश्चन आपके रियल एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो पहला सवाल है कि जिसका कोई शत्रु नहीं होता है उसको क्या कहा जाता है? भाई उसको अजात शत्रु कहा जाता है, जिसका कोई शत्रु नहीं होता है। ये बात आप लोग साथियों ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। अब यहां पर अजय का मतलब साथियों क्या होता है? जिसे जीता ना जा सके उसको अजय कहा जाता है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है साथियों आपकी स्क्रीन पर और आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों को ध्यानपूर्वक देखें और बताएं कि कौन सा विकल्प जड़ शब्द का अर्थ प्रस्तुत नहीं करता है। देखिए जड़ को कहते हैं हम लोग साथियों मूल भी कहते हैं, ठीक है ना। जड़ को साथियों एक तरीके से क्या कहते हैं? अचेतन भी कहते हैं, ठीक है। और जड़ की अगर बात करें तो बड़ा जड़ है आदमी, यानी कि मूर्ख भी कहता है, लेकिन विदुर नहीं कहते। क्वेश्चन डिक्टो आएगा भाई, याद रखेंगे। उसके बाद देखिए रामू ने आज गाड़ी चलाई, इसमें कारक का भेद बताना है आपको। तो कुल मिला के अगर बात करें किसी वाक्य में अगर ने आ जाए, मोहन ने, रामू ने, सुशील ने, सुनीता ने ये काम किया वो काम किया, तो साथियों कारक अगर आपसे पूछे तो कर्ता कारक आपको वहां पर बताना है। क्या बताना है? कर्ता कारक आपको बताना है। अब उसके बाद देखिए मैं पत्र लिखता हूं, इस वाक्य का अपूर्ण वर्तमान काल में परिवर्तित कीजिए। यानी कि अगर बात करते हैं साथियों मैं पत्र लिखता हूं, ठीक है ना, ये सामान्य वर्तमान काल है। इसको अपूर्ण वर्तमान काल की अगर बात करें कैसे लिखोगे? मैं पत्र लिख रहा हूं, यानी कि वर्तमान काल में भी है ये और काम अभी पूरा भी नहीं हुआ है, अपूर्ण है बिल्कुल, ठीक है ना। मैं पत्र नहीं लिखता हूं, ये नहीं होगा, ये भी, ये तो भविष्य हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। मैं कह सकता हूं, क्या मैं कह सकता हूं कि मैं पत्र लिखता हूं, इसको अगर अपूर्ण वर्तमान काल में बदलेंगे तो मैं पत्र लिख रहा हूं, ये हो जाएगा और यही आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर कि नाम धातु क्रिया का प्रयोग किस वाक्य में है? साथियों नाम धातु क्रिया का प्रयोग उसने मेरी पूरी संपत्ति हथिया ली, ठीक है ना। मैंने नौकर से पूरे घर की सफाई करवाई, वह खाना खाकर सो गया, सुरेश ने एक महल बनवाया। तो मैं कह सकता हूं ऑप्शन नंबर ए में साथियों नाम धातु क्रिया है। उसके बाद देखिए इनमें से साथियों स्त्रीलिंग शब्द का आपको चयन करना है कि कौन सा स्त्रीलिंग शब्द यहां पर है। तो सखी की अगर बात करते हैं साथियों, सखी आपका एक स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा और यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। उसके बाद देखिए चंद्रमा शब्द का साथियों पर्यायवाची आपसे यहां पर क्या किया जा रहा है, पूछा जा रहा है। देखिए चंद्रमा शब्द की अगर बात करते हैं तो साथियों शशि अगर बात करें ये चंद्रमा का पर्यायवाची होता है। उसके अलावा अगर बात करें साथियों हिमकर, ये भी चंद्रमा का ही पर्यायवाची होता है। उसके अलावा राकेश ये लोगों का नाम होता है साथियों, तो राकेश भी चंद्रमा का ही पर्यायवाची है। रजनीश भी नाम होता है, तो रजनीश भी साथियों क्या है? चंद्रमा का ही पर्यायवाची है, ठीक है ना। उसके अलावा यहां पर अगर बात करेंगे साथियों कि जो सोम होता है ना, सोम ये भी आपका चंद्रमा का पर्यायवाची होता है, इसलिए यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। उसके बाद देखिए बहुवचन शब्द का चयन कीजिए। यानी कि देखिए जैसे कि अगर बात करें बात शब्द एक वचन है, इसको बहुवचन में तब्दील किया गया है बातें। उसी प्रकार रात आपका एक वचन शब्द है, इसका अगर बहुवचन बनाओगे तो रातें हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रातें हो जाएगा। और ये कहां पर लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। यानी कि जिनका आंसर है ऑप्शन नंबर सी के साथ मैं कहूंगा कि आंसर आपका क्या है भाई, बिल्कुल करेक्ट है। दिक्कत है सवाल में। अब उसके बाद देखिए अगला सवाल है आपके स्क्रीन पर। यहां पर आपसे ये पूछा जा रहा है कि आजीविका शब्द अगर सही तरीके से आप लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? इस सवाल का बताने से पहले जवाब मैं आपको बता देता हूं साथियों, अगर आप वाकई में यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम को पास करना चाहते हैं साथियों, तो मैं आपको दो तरीके की पीडीएफ बता रहा हूं, उनको आप लोग पढ़ लीजिए। पहली पीडीएफ है साथियों 2018 से लेकर यूपी पुलिस कांस्टेबल के 2024 तक जो भी रियल पेपर हो चुके हैं उनको लगाइए, क्योंकि एग्जामिनर साथियों नए क्वेश्चन नहीं बनाएगा, ठीक है ना, नहीं बनाया। देखिए एसएससी में अब कोई नए क्वेश्चन नहीं बनाए जाते। अगर कोई बच्चे एसएससी एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो वो पिछले 10 सालों के, पिछले 5 सालों के पेपर को उठाता है, किताब लाता है, उन क्वेश्चंस को लगा के चला जाता है एग्जाम देने, सिलेक्शन हो जाता है।
ठीक है ना। और यही भर्ती बोर्ड के द्वारा जो चयनित एजेंसी है वो भी साथियों 2018 से 2024 तक के जो पेपर होंगे उसमें बहुत सारे क्वेश्चन वो लेंगी, क्योंकि वो क्वेश्चन ऑथेंटिक थे, तो कुल मिला के वहां से क्वेश्चन उठाए जाएंगे। इसमें साथियों इस पीडीएफ की अगर बात करें, इसमें आपके रीजनिंग के सवाल हैं, हिंदी के क्वेश्चन, उनका सॉल्यूशन भी है, हल भी है, उसके अलावा मैथ है साथियों, और जीके जीएस यूपी जीके है। तो इन क्वेश्चन को लगाइए, यहां से बहुत क्वेश्चन बनेंगे। उसके अलावा जो कसर बचती है साथियों मैंने इसमें पूरी कर दी है 10 मॉडल पेपर में। तो 2 पीडीएफ आपको दी जा रही है साथियों, ये दोनों पीडीएफ सिर्फ आपको 45 रुपए में। मैंने बहुत 100-200 रुपए नहीं रखे साथियों, सिर्फ 45 रुपए मैंने रखे ताकि इसको हर एक बच्चा ले सके। तो इस पीडीएफ को आपको कैसे लेना है साथियों, डिस्क्रिप्शन में लिंक है व्हाट्सएप पर पीडीएफ प्राप्त करने का। उस लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो आप हमारे व्हाट्सएप पर आ जाएंगे, वहां पर आपको एक बारकोड दिया जाएगा, उस बारकोड पर आपको साथियों सिर्फ 45 का पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेजना है और ये पीडीएफ तुरंत आपको साथियों प्राप्त कर दी जाएंगी। तो मैं कहूंगा एग्जाम से पहले साथियों इन क्वेश्चंस को लगाएंगे सरसरी नोट पर साथियों, एक तरीके से आप इन क्वेश्चंस को देख लेंगे। चलिए अब अगर बात करें सही वर्तनी कौन सी है, तो मैं कह सकता हूं नहीं नहीं नहीं, आजीविका जैसे यहां पर लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर ए बे, तो ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए साथियों अब उसके बाद देखिए अगला सवाल है आपके स्क्रीन पर कि अनु बहुत सुंदर लड़की है, इस वाक्य में रेखांकित शब्द आपसे पूछा जा रहा है क्या है, यानी कि जो बहुत शब्द यहां पर लिखा हुआ है ये क्या है मुझे बताइए। अगर यहां पर यह पूछा जाता कि लड़की शब्द क्या है, क्या जैसे कि एक वाक्य आपसे दे दिया जाता और पूछा जाता कि इसमें लड़की क्या है, या हो सकता हो आपसे यहाँ पर यह भी पूछा जा सकता है कि सुंदर शब्द क्या है, हो सकता हो आपसे बहुत शब्द भी पूछा जा सकता है, और बहुत शब्द ही तो पूछा गया है, बहुत शब्द ही पूछा जाता है। तो मैं आपको साथियों तीनों बता देता हूं। देखिए जिसके बारे में बताया जाता है वाक्य में वो आपका विशेष्य कहलाता है। क्या विशेष्य कहलाया जाता है, यानी कि मैं कह सकता हूं कि अनु बहुत सुंदर लड़की है, लड़की के बारे में बताया जा रहा है, सुंदर है, तो लड़की शब्द विशेष्य हो जाएगा। जिस शब्द के द्वारा यानी कि जो शब्द तारीफ बताता है वो आपका विशेषण होता है, जैसे सुंदर शब्द यहां पर तारीफ बता रहा है तो सुंदर शब्द आपका विशेषण शब्द हो जाएगा। उसके अलावा अगर सुंदर शब्द की जो विशेषता बता रहा है वो आपका बहुत शब्द बता रहा है तो बहुत शब्द आपका साथियों प्रविशेषण हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये तीनों इंपॉर्टेंट फैक्ट आप लोग ध्यान रखेंगे तो मैं कह सकता हूं कि यहां पर बहुत शब्द कैसा शब्द है, प्रविशेषण है। इसलिए जिनका आंसर है ऑप्शन नंबर डी के साथ, मैं कहूंगा कि आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है साथियों, कल मेरा जन्मदिन है, इस वाक्य में सर्वनाम आपको बताना है क्या हो सकता है। साथियों जिन लोगों ने भी अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया, या मैं कह सकता हूं जिन लोगों ने इस वीडियो को अभी तक साथियों देखकर सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, वो लोग बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। क्योंकि साथियों एग्जाम की डेट जैसे जैसे नजदीक आ रही है, ये समझ लीजिए मेरी मेहनत बढ़ती जा रही है। क्वेश्चंस की अगर बात करें, उन क्वेश्चंस को साथियों निकाल के खंगाल के आपके समक्ष आपको समर्पित कर रहा हूं, जिन क्वेश्चंस की बरसात होगी एग्जाम हॉल में आपके लिए साथियों। तो मेरा मानना है कि अगर आप वाकई में सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए। मेरा मानना है कि ऐसा आपको पढ़ा दूंगा, इतना आपको पढ़ा दूंगा कि एग्जाम हॉल में कोई आपको पछाड़ ना पाए, और एग्जाम हॉल में साथियों एग्जाम क्रैक आप बहुत आराम से कर लें। ठीक है ना। क्योंकि साथियों मैं बहुत आपको पढ़ा रहा हूं, बहुत ज्यादा मैं आपको पढ़ा रहा हूं। अगर मेरा मानना है आप अगर पहली बार इस वीडियो में आपने एंट्री ली है तो मेरा मानना है पिछले 10 दिन की आप लोग क्लास देख लीजिएगा। क्या पिछले 10 दिन की आप लोग क्लास देख लीजिएगा, और एग्जाम तक जो भी आपको साथियों क्लास दी जाए, वीडियो दी जाए, उनको साथियों आप लोग देख लीजिएगा। मेरा मानना है कि ये समझ लीजिए जो फाइनल लिस्ट आएगी ना उसमें पासिंग लिखा होगा, क्रैक लिखा होगा उसमें। चलिए अब अगर बात करें, कल मेरा जन्मदिन है, इस वाक्य में सर्वनाम आपसे पूछा जा रहा है तो मेरा शब्द क्या हो जाएगा भाई साहब, मेरा शब्द आपका सर्वनाम हो जाएगा, और यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अब उसके बाद देखिए कि अमृतलाल नागर जी कौन सी कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको मिला था। तो अमृत और विष किसकी रचना है, मैं कहूंगा अमृतलाल नागर की रचना है, और इस रचना के लिए ही अमृतलाल नागर जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। बस इतनी सी बात आप लोग ध्यान रखेंगे भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद देखिए रामचरितमानस के रचयिता कौन है, तो अगर बात करते हैं साथियों गोस्वामी तुलसीदास की, तो गोस्वामी तुलसीदास ही साथियों रामचरितमानस के लेखक है, बात आप लोग ध्यान रखेंगे। और रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई है, क्योंकि आपसे पूछा जाता है, तो ये अवधी भाषा में लिखी गई है, बात भी आपको साथियों मालूम होना चाहिए भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके अलावा अगर बात करते हैं साथियों, आपसे अगर पूछ लिया जाए कि दोहावली क्या, यहां पर अगर बात करें साथियों देखिए वली वली अंत में आएगा, दोहा वली है। उसके अलावा
कवितावली है, जिसके भी अंत में वली आ जाए वो साथियों तुलसीदास की रचना है, जिसके यहाँ पर वली आ गया, ठीक है ना। उसके अलावा अगर बात करते हैं यहाँ पर अगर बात करें गीतावली, तो अंत में क्या आ गया भाई साहब, अंत में आ गया आपका गीतावली। तो वली आ गया, किसकी रचना हो जाएगी साथियों, आप लोग ध्यान रखेंगे तुलसीदास की हो जाएगी। चलिए, और एक रचना है जो बहुत पूछी जाती है, हनुमान चालीसा। क्या हनुमान चालीसा किसकी रचना है, तो हनुमान चालीसा भी साथियों गोस्वामी तुलसीदास की ही रचना है। अब उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि व्यास सम्मान में कितने लाख रुपए का सम्मान दिया जाता है। डायरेक्ट आपसे पूछा जाएगा भाई साहब कि व्यास सम्मान में कितने लाख रुपए का सम्मान दिया जाता है, तो मैं कह सकता हूं 4 लाख रुपए साथियों इसमें सम्मान के रूप में दिए जाते हैं। अगला सवाल देखिए यहां पर अगर बात करें साथियों, क्या सवाल आपका है, रूपक अलंकार आपसे कुल मिला के यहां पर पूछा जा रहा है, मुझे बताइए। चलिए, तो अगर बात करें माया दीपक नर पतंग, ये एक तरीके से यहां पर रूपक अलंकार हो जाएगा और यही आपका राइट आंसर है। अगला सवाल देखिए, आज हमारी बारी है, बताइए। आज हमारी बारी है, इसमें जो साथियों आज है ना, आज मैं आपको दिखा देता हूं, ये आज है, ये क्या है, ये संज्ञा है। देखिए ये संज्ञा नहीं हो सकता, ये सर्वनाम है तो ये सर्वनाम नहीं हो, ये क्रिया भी नहीं हो सकती। अगर बात करें हमारी बारी, हमारी बारी क्या है साथियों, एक क्रिया है यहाँ पर, और इस क्रिया की विशेषता बता रहे साथियों ये आज शब्द, तो मैं कह सकता हूं कि ऑप्शन के अनुसार अगर बात करते हैं कि क्रिया विशेषण आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। हमारी बारी की ये विशेषता बता रहा है। अब उसके बाद देखिए साथियों अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, देखिए और मुझे बताइए कि आपका राइट आंसर यहां पर क्या होगा, कि इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। यानी कि 3 वाक्य तो शुद्ध होंगे, एक वाक्य गलत होगा। गलत वाक्य साथियों आपसे यहां पर पूछा जा रहा है। देखिए, मुझे तुम्हारी बातें सुननी पड़ी, ये बिल्कुल शुद्ध वाक्य है। मेरी बेटी पराए घर का धन होती, बिल्कुल होती है, बिल्कुल शुद्ध वाक्य, कोई दिक्कत नहीं इसमें। भारत में अनेकों राज्य, भाई अनेकों का क्या मतलब है, अनेकों नहीं आना चाहिए था साथियों, यहां पर अनेक आना चाहिए था कि भारत में अनेक राज्य है, तो ये भी आपका सही हो जाता। प्रत्येक वृक्ष फल नहीं देता, ये भी सही है। मैं कह सकता हूं कि दिक्कत कहां पर है, त्रुटि कहां पर है, ऑप्शन नंबर सी वाले में, और यही आपका राइट आंसर है। उसके बाद देखिए बड़ा भैया, तो क्या भैया जैसे पेड़ खजूर, इस पंक्तियों में जो छंद है साथियों, वो छंद आपसे कुल मिला के पूछा जा रहा है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे दोहा छंद है एक तरीके से। क्या दोहा छंद है साथियों। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका जो जाएगा वो किस ऑप्शन के साथ जाएगा साथियों, वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए काला अक्षर भैंस बराबर लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा, मुझे बताइए। चलिए, काला अक्षर भैंस बराबर, इस लोकोक्ति का मतलब साक्षर होना होता है, या साथियों निरक्षर होना होता है, ज्ञानी होना होता है, या बुद्धिमान होना होता है। तो मैं कह सकता हूं साथियों निरक्षर होना इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है साथियों आपकी स्क्रीन पर कि रस एवं स्थायी भाव की दृष्टि से कौन सा विकल्प सही है। तो अगर बात करें साथियों रस और उसका स्थायी भाव, कौन सा विकल्प साथियों सही है, बस इतनी सी बात आपसे पूछी जा रही है। देखिए अगर बात करते हैं यहाँ पर श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है, तो मैं आपको बता देता हूं रति होता है। क्या होता है, रति होता है। हास्य रस का स्थायी भाव साथियों क्या होता है, हास होता है। ठीक है भाई साहब। शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है साथियों, शांत रस की अगर बात करते हैं तो शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है साथियों, निर्वेद होता है। ठीक है ना, निर्वेद होता है। विभत्स रस की अगर बात करें साथियों, विभत्स रस का स्थायी भाव क्या होता है, जुगुप्सा होता है। तो मैं कहूंगा कि ये वाला गलत था, ये वाला गलत था, ये वाला गलत था। सही कौन सा था, ऑप्शन नंबर ए वाला था, और यही आपसे यहां पर पूछा जा रहा था। उसके बाद देखिए आपसे पूछा जा रहा है कि किस वाक्य में कर्मवाच्य है, मुझे बताइए। क्या कर्मवाच्य की अगर बात करें साथियों, जहां पर कर्म की प्रधानता हो, इनमें से किस वाक्य में कर्मवाच्य। चिट्ठी भेजी गई, लड़का पुस्तक पढ़ता है, शाम चिट्ठी लिखेगा, लड़का दौड़ रहा था। तो मैं कह सकता हूं इन सभी वाक्यों में साथियों कर्तृवाच्य आपका हो जाएगा। कौन सा वाच्य, कर्तृवाच्य हो जाएगा। लेकिन यहां पर साथियों कर्म की प्रधानता है, चिट्ठी भेजी गई है, कर्म की प्रधानता है, तो यहां पर आपका कर्मवाच्य हो जाएगा, और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए छोटे लोगों का बढ़ चढ़कर बोलना, इसके लिए साथियों हम क्या किसका इस्तेमाल कर सकते हैं, बताइए। कि नीचे दिए गए वाक्य में इनमें से कौन से चिन्ह का प्रयोग किया गया है। अब चिन्ह यहां पर कहां पर दिख रहा है, मुझे तो साथियों सिर्फ यहां पर एक चिन्ह दिख रहा है, योजक चिन्ह जो है। ठीक है ना, और यहां पर साथियों कौन सा चिन्ह दिख रहा है, एक ये वाला विराम चिन्ह। 2 चिन्ह है, तो ये पहला वाला क्या अल्प विराम चिन्ह, तो मैं कहूंगा नहीं। क्या पहला वाला योजक चिन्ह, मैं कहूंगा हाँ। क्या दूसरा वाला पूर्ण विराम चिन्ह, मैं कहूंगा हाँ। यानी कि आपका राइट आंसर जो जाएगा वो ऑप्शन
नंबर 2 के साथ जाएगा। साथियों ऐसे ऐसे लेटेस्ट पैटर्न पर मैं आपके लिए क्वेश्चंस लेकर आ रहा हूं, जो अगर साथियों एग्जामिनर अगर अपना थोड़ा सा दिमाग चलाएगा तो वो ये ऐसे ही क्वेश्चन बना पाएगा। वैसे तो वो पुराने क्वेश्चन उठा लेगा मैक्सिमम, लेकिन अगर उसने दिमाग चलाया और उसके दिमाग में जो नए प्रश्न आए वो साथियों ऐसे करके आएंगे, बाकी इससे बाहर उसका माइंड नहीं जा सकता, ये मुझे भी मालूम है। यानी कि जहां तक साथियों सोच जा सकती है एग्जामिनर की, उस सोच तक उसके सवालों को चुराकर साथियों मैं लाऊंगा और आपको पढ़ाऊंगा, क्योंकि मेरा मानना है कि टारगेट सिलेक्शन से इस बार सबसे ज्यादा सिलेक्शन निकलना चाहिए। क्या? सबसे ज्यादा। जैसे साथियों एसएससी जीडी आपका जो एग्जाम हुआ था 2024 वाली जो साथियों परीक्षा थी, 2024 में जो परीक्षा हुई थी, इसमें ये समझ लीजिए हजारों साथियों सिलेक्शन दी है मैंने, ठीक है ना। हजारों लोगों, लाखों लोगों ने साथियों पढ़ाई की थी, लाखों लोगों ने पढ़ाई की थी टारगेट सिलेक्शन से। आप लोग अभी भी जाकर देख सकते हैं, पुरानी वीडियोस देख सकते हैं साथियों, जनवरी फरवरी की वीडियोस आप लोग देख सकते हैं 2024 की। लाखों बच्चों ने पढ़ाई की थी, जिसमें से हजारों लोगों का साथियों सिलेक्शन हुआ है। तो मेरा मानना है अब अगली बारी साथियों आपकी है यूपी पुलिस कांस्टेबल में झंडा अगर आप गाड़ना चाहते हैं तो इस चैनल को तो सब्सक्राइब कर दीजिए और हर एक वीडियो को लाइक कर दिया करिए, हर बार आपसे ना कहना पड़े। देखिए रात भर की अगर बात करते हैं साथियों, इसमें कौन सा समास है मुझे बताइए। चलिए बहुब्रीही समास तो इसमें रहने से रहा, कर्मधारय समास भी नहीं होगा, ठीक है ना। अगर बात करते हैं साथियों इसमें आपका क्या हो जाएगा, मेरा मानना है कि तत्पुरुष समास होगा। क्या होगा साथियों मुझे बताइए। तो ध्यान रखेंगे साथियों अव्यय भाव समास यहां पर हो जाएगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा? अव्यय भाव समास यहां पर हो जाएगा। आंसर आपका बी के साथ जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उपसर्ग का प्रयोग कर नहीं बनाया गया, यानी कि किस शब्द में साथियों उपसर्ग नहीं है मुझे बताइए। देखिए मैं कहता हूं कि अगर किसी शब्द की संधि विच्छेद हो जाती है, क्या, ठीक है ना, मैं कहता हूं साथियों यहां पर अगर बात करें, देखिए अगर कहीं पर से उपसर्ग निकल रहा है तो उसकी संधि विच्छेद हो जाएगी, ठीक है ना। अब देखिए यहां पर अगर साथियों बद निकाल दें और यहां पर दिमाग निकाल दें तो इसकी संधि विच्छेद हो गई। ये इसमें उपसर्ग है। क्या उपसर्ग है साथियों? बद उपसर्ग है। अगर यहां पर से कम अलग कर दें और अक्ल अलग कर दें तो यहां पर उपसर्ग क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अगर यहां पर से साथियों ला अलग कर दें और परवाह अलग कर दें, क्योंकि ये सब सार्थक शब्द है, ला परवाह है, अक्ल है, दिमाग है, सबका कुछ मतलब होता है, ठीक है ना। लेकिन अगर बात करें साथियों पंचायत अपने आप में एक ऋण शब्द है। कैसा शब्द है? एक ऋण शब्द है। ऋण शब्द की साथियों संधि विच्छेद नहीं होती है, जैसे कि घोड़ा शब्द की संधि विच्छेद थोड़ी ना होगी साथियों, ठीक है ना, वो नहीं होगी, क्योंकि अगर इसकी संधि विच्छेद करोगे घोड़ा धन बड़ा तो उसका कुछ मतलब नहीं होगा। तो मैं कह सकता हूं कि यहां पर आपका उपसर्ग वाला जिसमें शब्द उपसर्ग नहीं है ऐसा कौन सा शब्द है, तो वो ऑप्शन नंबर बी वाला है और यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उसके बाद देखिए मुखिया, दुखिया, रसिया में प्रत्यय आपको बताना है मुझे बताइए। चलिए यहां पर अगर बात करें साथियों मुखिया में भी ईया प्रत्यय है, दुखिया में भी ईया है और रसिया में भी ईया प्रत्यय है, यानी कि आपका सही जवाब अगर है ऑप्शन नंबर डी तो मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है। साथियों मैं आपको चीता बनाना चाहता हूं। मैं क्या आपको बनाना चाहता हूं? मैं आपको चीता बनाना चाहता हूं। मैं आपको हिंदी ऐसी पढ़ा दूंगा कि समझ लीजिए 37/37 आप बहुत आराम से कर ले जाओ। तो कुल मिला के साथियों एक मेरी क्लास चलती है, रोजाना एक क्लास में आपको देता हूं, एक ऐसी सिंगल क्लास जिसमें हिंदी के 37 सवाल होते हैं, जीके जीएस यूपी जीके के 38 सवाल होते हैं, रीजनिंग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, मैथ के होते हैं, यानी कि एक ही क्लास में सभी विषयों का निचोड़, सभी विषयों का खात्मा आप लोग देखते हैं। और उस क्लास की अगर बात करें साथियों हजारों हजार के हिसाब से उसको लोग देखते हैं। मेरा मानना है साथियों कि उन सभी क्लासेस को देख लीजिए जो पिछले एक हफ्ते में मैंने आपको करवाई हैं, लगभग एक हफ्ते से 10 दिन में जो मैंने करवाई है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए सही विलोम शब्द कौन सा नहीं है ये आपसे कुल मिला के यहां पर पूछा जा रहा है साथियों, मुझे बताइए। चलिए देखिए यहां पर अगर बात करें साथियों कि अभिज्ञ का, क्या अभिज्ञ का विलोम क्या होता है साथियों? अनभिज्ञ होता है। तो मैं कहूंगा ये तो विलोम शब्द सही है। गरिमा का विलोम लघिमा होता है, ये भी विलोम शब्द सही है। गौरव का लाघव होता है, मैं कहूंगा बिल्कुल सही है। कदाचार का दुराचार नहीं होता है साथियों। क्या कदाचार का होता है साथियों? सदाचार। क्या कदाचार का विलोम जो होता है वो सदाचार होता है। तो मैं कहूंगा कि यहां पर विलोम शब्द कौन सा गलत है? ऑप्शन नंबर ए वाला गलत है और यही आपका बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है
साथियों रजनी शब्द में संधि आपको बतानी है कि इसकी संधि साथियों उसमें कौन सी है। फटाफट एक बार कमेंट करके मुझे यहां पर बताइए। अगर मैं इसका संधि विच्छेद करूं साथियों तो क्या बन जाएगा, रजनी अलग हो जाएगा, रजनी अलग हो जाएगा और ईश अलग हो जाएगा। इसमें कौन सी संधि है अगर मैं साथियों आपको बताऊं, देखिए यहां पर बड़ा ऊ है तो बड़ा ऊ आ जाए, बड़ी ई आ जाए, बड़ा आ जाए, हमेशा वहां पर दीर्घ संधि लगा देना। तो कुल मिला के राइट आंसर आपका अगर है ऑप्शन नंबर सी, तो बिल्कुल करेक्ट है। अगर साथियों बात करते हैं गुण संधि कहां पर होती है, जिस शब्द में ऐसी एक मात्रा आपको दिख जाए तो उसमें गुण संधि होती है। जिस शब्द में साथियों आपको आधा अक्षर दिख जाए, क्या भाई साहब आपको आधा अक्षर दिख जाए और उसके बाद या दिख जाए या की जगह वा दिख जाए तो वहां पर यड़ संधि होती है। जिस किसी शब्द में साथियों आपको ऐसी मात्राएं दिख जाएं या ऐसी मात्राएं दिख जाए साथियों वहां पर आपकी वृद्धि संधि होती है। तो कुछ नहीं छोड़ेंगे साथियों, सब कुछ देखेंगे, सब कुछ कवर अप करेंगे। उसके बाद देखिए साथियों प्राक्कल्पना, क्या प्राक्कल्पना का मतलब क्या होता है मुझे बताइए। प्राक्कल्पना का मतलब होता है परिकल्पना। क्या आपका सही जवाब होगा, मैं कहूंगा ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं मुझे बताइए। जैसे कि मैंने एक शब्द लिखा साथियों, मैंने यहां पर आज और मैंने यहां पर साथियों कल लिखा, मैंने यहां पर साथियों शब्द लिखा ऊंच नीच। अच्छा अगर बात करें इसमें एक तरीके से द्वंद्व समास है, ठीक है ना। कौन सा समास है, द्वंद्व समास। यहां पर भी द्वंद्व समास यहां पर भी है। तो द्वंद्व समास की अगर बात करें दोनों पद जो होते हैं वो एक तरीके से प्रधान होते हैं। तो मैं कहूंगा कि साथियों दोनों पद कहां पर प्रधान होते हैं, द्वंद्व समास में प्रधान होते हैं। उसके बाद देखिए अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, मुझे बताइए कि शिशु हत्या, ठीक है ना, और शिशु और पितृ हत्या, तो इसका संबंध साथियों किससे होगा, ये यहां पर आपसे यहां पर साथियों पूछा जा रहा है। देखिए जैसे कि शिशु को अगर शिशु की हत्या कर दी जाती है तो उसको कहा जाता है शिशु हत्या, ठीक है ना। उसी प्रकार अगर तो किसकी हत्या की जाए तो पितृ हत्या कहा जाता है। मैं कहूंगा अगर पिता की हत्या की जाए साथियों तो उसको पितृ हत्या कहा जाएगा। इसलिए राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। उसके बाद देखिए अब आपके साथियों सामान्य ज्ञान के यहाँ पर क्वेश्चन शुरू हो चुके हैं। आपसे पूछा जा रहा है कि भीमबेटका की गुफाएं किस राज्य में है। तो भीमबेटका की गुफाएं साथियों किस राज्य में है, ये मध्य प्रदेश में। ये बात आप सभी लोगों को मालूम होना चाहिए। उसके बाद देखें साथियों अगर अगले नंबर का सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी सेना मुख्य रूप से भारत और चीन सीमाओं की रक्षा करती है। तो अगर बात करते हैं भारत तिब्बत सीमा पुलिस की, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे भारत चीन सीमाओं की रक्षा करती है। उसके बाद देखिए उत्तर प्रदेश राज्य का कौन सा जिला पूरी तरह से मध्य प्रदेश राज्य से घिरा हुआ है। तो अगर बात करते हैं जो ललितपुर है, ये उत्तर प्रदेश का उत्तर प्रदेश राज्य का एक जिला है ललितपुर, जो पूरी तरीके से साथियों क्या मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है, यानी कि तीन तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है। अगला सवाल देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक आर्यभट्ट के द्वारा लिखी गई है। तो अगर बात करते हैं साथियों आर्यभट्टीय पुस्तक की, किसकी अगर बात करें आर्यभट्टीय पुस्तक की, तो ये साथियों आर्यभट्ट के द्वारा लिखी गई है। बात आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला सवाल देखिए कि भारत में उत्तर प्रदेश राज्य ने अपनाई है, यानी कि यहां पर अगर बात करते हैं जो भारत में उत्तर प्रदेश की जो व्यवस्था है वो पंचायतों की त्रिस्तरीय व्यवस्था है या पंचायतों की द्विस्तरीय व्यवस्था है। नहीं साथियों, 4 स्तरीय नहीं, 5 स्तरीय नहीं साथियों, जो पंचायतों की व्यवस्था है उत्तर प्रदेश में ये त्रिस्तरीय है। इसलिए सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का मकबरा कहां पर है साथियों बताइए। तो इनका तो मकबरा कहां पर है, अजमेर में है। और अजमेर कहां पर है साथियों, अजमेर राजस्थान में है। उसके बाद देखिए यहां पर अगर बात करते हैं राजस्थान में है, ऐसे लिखा जाएगा भाई साहब। अगला सवाल देखिए साथियों, क्या निम्न में से किस संस्थान में भारत सरकार द्वारा परम ईशान सुपर कंप्यूटिंग सुविधा का आरंभ किया गया है। तो अगर बात करते हैं इस क्वेश्चन के राइट आंसर की, तो आईआईटी गुवाहाटी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यानी कि किस संस्थान में, तो मैं कहूंगा आईआईटी गुवाहाटी में भारत सरकार द्वारा परम ईशान सुपर कंप्यूटिंग सुविधा का आरंभ किया गया है। ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए भारत के आयात निर्यात बैंक यानी कि एग्जिम बैंक, इसकी स्थापना कब हुई थी, ये सवाल आपसे बहुत पूछा जाता है। तो 1982 में साथियों इस बैंक की स्थापना की गई थी। अगला सवाल देखिए, तो वही आ गया क्वेश्चन। उसके बाद देखिए कि विभाजन परिषद के अध्यक्ष कौन थे बताइए। तो विभाजन परिषद के अध्यक्ष साथियों कौन थे, लॉर्ड माउंटबेटन थे। तो सवाल अगर आता है तो जवाब भी आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद देखिए आदिम पुरुषों द्वारा
चाक चित्रकारी या गहरे लाल रंग के चित्र उत्तर प्रदेश के किस जिले में बड़े पैमाने पर पाए जाते हैं? तो मैं कहूंगा ये तो साथियों मिर्जापुर में पाए जाते हैं, और मिर्जापुर आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही और सटीक जवाब हो जाता है। अगला सवाल देखिए आपके स्क्रीन पर है कि क्लोरीन गैस निम्नलिखित में से किसका एक प्रमुख घटक है? तो क्लोरीन गैस की अगर बात करते हैं साथियों, ये तो आंसू गैस का एक प्रमुख घटक है। राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। उसके बाद देखिए कस्तूरबा ग्राम गांधी नेशनल मेमोरियल ट्रस्ट का मुख्यालय कहां पर है? अगर सवाल देखिए, सवाल तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाए अगर ये, तो मध्य प्रदेश आपको जवाब के रूप में लगा देना है। क्यों? क्योंकि कस्तूरबा ग्राम गांधी नेशनल मेमोरियल ट्रस्ट, इसका मुख्यालय साथियों मध्य प्रदेश में ही है। मूंगफली का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य आपसे साथियों यहां पर पूछा जा रहा है, मुझे बताइए। चलिए देखिए, अगर बात करें सबसे पहला यानी कि सबसे ज्यादा उत्पादन जो किया जाता है वो कहां पर किया जाता है, अगर ये आपसे पूछ लिया जाए तो गुजरात आपको बताना है। लेकिन दूसरा अगर साथियों आपसे पूछा जाए तो आप क्या बताओगे? आप राजस्थान बताओगे। तो कुल मिला के जिनका आंसर यहां पर है ऑप्शन नंबर बी तो बिल्कुल करेक्ट होगा, बौद्ध भवन। ठीक है ना, क्या लिखा हुआ है साथियों? बौद्ध भवन थिकसे मठ भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में है? तो ये साथियों लद्दाख में है। इसका नाम क्या है? ये एक बौद्ध भवन है, इसका नाम है थिकसे मठ। तो थिकसे मठ कहां पर है साथियों? ये लद्दाख में है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, भारतीय संविधान में जो अनुच्छेद 356 है, जो अनुच्छेद 360 है साथियों, ठीक है ना, ये इस पर क्या है साथियों? ये आपातकालीन प्रावधान से संबंधित है, यानी कि आपका राइट आंसर जो जाना चाहिए वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। अगला सवाल देखिए, भारत के पड़ोसी देश भूटान की आधिकारिक भाषा क्या है? तो अगर बात करते हैं भूटान की आधिकारिक भाषा क्या है, तो मैं कहूंगा जोंगखा है। क्या? जोंगखा ही साथियों क्या है? भारत के यानी कि भूटान देश की आधिकारिक भाषा है। इतनी बात आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश आपसे यहां पर पूछा जा रहा है। देखिए साथियों और मुझे बताइए कि आपका राइट आंसर क्या होगा। चलिए तो आप लोग ध्यान रखेंगे साथियों, अगर सबसे ज्यादा की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा साथियों रूस का क्षेत्रफल है। लेकिन दूसरे की अगर बात करें तो कनाडा आपका साथियों राइट आंसर हो जाता है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि सर्वश्रेष्ठ मूल संगीत के लिए ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले पहले संगीतकार का नाम बता दीजिए। यानी कि उनका नाम साथियों ए आर रहमान था। ए आर रहमान की अगर बात करते हैं साथियों तो ऑस्कर पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय संगीतकार कौन थे? तो ए आर रहमान थे। उसके बाद देखिए भारतीय संविधान में समवर्ती सूची का विचार जो लिया गया है वो किस देश के संविधान से लिया गया है? तो मैं कहूंगा ऑस्ट्रेलिया देश के संविधान से लिया गया है। ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से गेटवे टू द पैसिफिक ये कहां पर है? तो गेटवे टू द पैसिफिक साथियों ये कहां पर है आपसे पूछा जा रहा है। मैं कहूंगा पनामा नहर पर है साथियों। राइट आंसर आपका जाएगा, ठीक है ना, सॉरी, गेटवे टू द पैसिफिक ये किसे कहा जाता है? तो पनामा नहर को साथियों गेटवे टू द पैसिफिक कहा जाता है, पैसिफिक कहा जाता है। ये बात आपको ध्यान रखना चाहिए। थोड़ा तेजी में बोल रहा हूं ना तो इसलिए साथियों मुझे कंट्रोल नहीं रहा, गेटवे टू द पैसिफिक मैंने ना जाने क्या बोल दिया था। लेकिन आपको ध्यान ये रखना है साथियों, सॉरी कहता हूं कि पनामा नहर को जो है ना वो गेटवे टू द पैसिफिक कहा जाता है। चलिए भाई देखिए उसके अलावा अगर बात करते हैं, यहां से एक सवाल और पूछा जाता है, मैं आपको बता देता हूं। आपसे अगर पूछा जाए कि अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर के बीच का एक शॉर्टकट क्या है, तो वो पनामा नहर ही है, ठीक है ना। यानी कि अटलांटिक महासागर से अगर प्रशांत महासागर जाना हो और शॉर्टकट देखना हो तो पनामा नहर से ही साथियों जाया जाता है। ये बात आप लोग यहां पर ध्यान रखेंगे। अब उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का सवाल है आपके स्क्रीन पर, मुझे बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का राष्ट्रीय स्मारक है? बताइए। चलिए तो इनमें से कौन सा साथियों भारत का राष्ट्रीय स्मारक है? तो क्या आपका साथियों राइट आंसर हो सकता है? बताइए। तो इंडिया गेट आपका साथियों बिल्कुल सही जवाब हो जाता है, ठीक है ना, इंडिया गेट आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि भारतीय संविधान के संदर्भ में भारत के महान्यायवादी की पद अवधि क्या होती है? तो अगर बात करते हैं साथियों महान्यायवादी की पद अवधि क्या होती है, तो कोई निश्चित अवधि नहीं इनकी होती है, ठीक है ना। और जो भारत के महान्यायवादी होती हैं देश के सर्वोच्च विधि अधिकारी होते हैं। मैं कहूंगा कि आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। उसके बाद देखिए अगला सवाल है साथियों आपकी स्क्रीन पर, आपसे पूछा जा रहा है कि 1928 में
किसकी स्थापना दिल्ली के फिरोजशाह कोटला मैदान में एक बैठक में की गई थी? इसके नेताओं में भगत सिंह, जतिन दास और अजय घोष थे। तो मैं कहूँगा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब की गई थी साथियों? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1928 को की गई थी। स्थापना कहाँ पर की गई थी? नई दिल्ली में फिरोजशाह कोटला मैदान में। और इसकी बैठक में साथियों भगत सिंह भी थे, जतिन दास भी थे और अजय घोष भी थे। तो ये साथियों आपके सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन, पूरे 75 क्वेश्चन तो नहीं हो पाए, लेकिन जितने भी चुनिंदा क्वेश्चन मैंने आपको कराए साथियों बहुत इंपॉर्टेंट थे। इस वीडियो को साथियों लाइक कीजिएगा। वीडियो को अगर आपने शेयर नहीं किया तो एक बार शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। उसके अलावा साथियों जिस पीडीएफ का जिक्र मैंने किया था वो सिर्फ 45 रुपए में आपको दी जा रही है। मेरा मानना है कि अगर उस पूरी पीडीएफ को, दोनों पीडीएफ को आप लगा लेंगे तो 65 से 70% पेपर आपका बहुत आराम से फंस जाना चाहिए। उसके अलावा यूपी पुलिस कांस्टेबल की प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां पर जाके उन क्लासेस को देखेंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, उसको आप ज्वाइन कर लेंगे तो आपको जो क्लासेस है ना उनका लिंक मिलता रहेगा आपको। तो साथियों इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों।